हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूजफुल एक्टिविटीज एंड हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर से बैक्टीरिया के बारे में आपको कई नई जानकारियां मिलेंगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया की कुछ यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहली जो यूजफुल एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया की, वो होती है कर्ड फॉर्मेशन। ये दही है आपके सामने, दही आपने खाई होगी, हमारे सबके घरों में दही रहती है, मार्केट से हम इसको लाते हैं, घर पर भी हम इसको बना लेते हैं। तो जो दही बनाने का प्रोसेस है उसके अंदर बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया हमारी कैसे हेल्प करता है दही बनाने के प्रोसेस में, वो हम समझेंगे। यहाँ पर कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है उसको बनाने के लिए सबसे पहले दूध लिया जाता है और दूध को हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है। जब वो बॉईल हो जाता है अच्छी तरह से, तो उसको कूल डाउन किया जाता है। जब तक वो हल्का सा गर्म रह जाए तब तक उसको कूल किया जाता है। अब जब ये हल्का सा गर्म होता है, इसमें कर्ड स्टार्टर ऐड किया जाता है। कर्ड स्टार्टर को जामुन भी कहा जाता है हमारे यहाँ पर। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है कर्ड स्टार्टर के अंदर। ये हम ऐड कर देते हैं हमारे दूध में। दूध को अच्छे से मिक्स किया जाता है स्टार्टर के साथ और उसको एक कपड़े से ढक करके किसी वार्म जगह पर रख दिया जाता है। नॉर्मली हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं, लेकिन हम इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर थोड़ा सा इसको वार्मथ मिलती रहे, यानी हल्की सी गर्माहट इसको मिलती रहे। जब ये इसको हम रखे रह देते हैं 4 to 7 आवर्स के बाद में यहाँ पर दही तैयार हो जाती है। और ये जो हमारी दही की फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें हमारी हेल्प की एक बैक्टीरिया ने, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब हम ये समझते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता क्या है। जो बैक्टीरिया यहाँ पर यूज हो रहा है वो है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ये बैक्टीरिया मिल्क शुगर जो होती है लैक्टोज, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। तो पहला स्टेप तो ये होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बैक्टीरिया और होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन, इसकी कर्डलिंग कर देता है। कर्डलिंग यानी कि इसके थक्के जमा देता है, और वो जो प्रोटीन मिल्क के अंदर होता है जो कि सोल्यूबल फॉर्म में होता है, अब वो थक्कों के रूप में जम जाता है। तो इस तरह से जो दही में खटास आता है वो लैक्टोज शुगर के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से आता है। और जो दही के कर्डलिंग्स आप देख रहे होते हैं वो कैसीन प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन की वजह से आती है। तो ये काम करता है बैक्टीरिया। ये पहली यूजफुल एक्टिविटी हो गई बैक्टीरिया की। अब ये जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स हैं और लैक्टोज शुगर है, इनके बारे में आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम मिल्क की कंपोजिशन समझ लेते हैं। मिल्क के अंदर 86.5% वाटर होता है, यानी काफ़ी मात्रा में वाटर पहले से ही होता है दूध के अंदर, दूध वाले को मिलाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर शुगर होता है 4 to 5%, जिसका नाम होता है लैक्टोज। लैक्टोज शुगर इसके अंदर पहले से प्राकृतिक रूप से ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बात आप समझ जाएं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा चीनी डालने की आपको जरूरत नहीं है। मिल्क के अंदर 4 to 5% फैट्स होते हैं और 3.5% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। 2 टाइप के प्रोटीन मिल्क के अंदर मिलते हैं, पहला कैजीन प्रोटीन और दूसरा वे प्रोटीन। ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं ये मिल्क के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। जब इसके अंदर हम बैक्टीरिया को ऐड करते हैं तो कैजीन प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, यानी कि उसके थक्कों के रूप में उसको जमा देता है। वे थक्के जम जाते हैं और कर्डलिंग हो जाती है, दही हमारी बन जाती है। जो वे प्रोटीन होता है ये अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, और जो दही के अंदर लिक्विड वाला पार्ट थोड़ा रहता है उसके अंदर वे प्रोटीन भी होता है। इसको छाछ की फॉर्म में अलग करके पिया जाता है। वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा प्रोटीन माना जाता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से ये एब्जॉर्ब होता है। जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिल्क में 0.7% विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं। तो ये मिल्क की कंपोजिशन आपने समझ ली है, कर्ड फॉर्मेशन हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी जो होती है चीज फॉर्मेशन। चीज फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो कर्डलिंग वाले प्रोसेस से आगे चलता है, यानी जब हम दूध से दही जमा लेते हैं उससे आगे इसके अंदर हम एक एंजाइम ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है रेनेट। जैसे हम इसके अंदर रेनेट एंजाइम ऐड करते हैं ये कैजीन प्रोटीन को और ये ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेसिपिटेट करता है। यानी कि पहले जो बैक्टीरिया हमने ऐड किया था उसने प्रेसिपिटेशन किया था कैजीन प्रोटीन का, लेकिन इतनी अच्छी कर्डलिंग नहीं हुई थी। अब और भी ज़्यादा अच्छी और हार्ड कर्डलिंग हो जाती है। यहाँ पर चीज़ में आप देख रहे हैं कितनी हार्ड कर्डलिंग यहाँ पर है। तो ये कर्डलिंग करता है इसके अंदर रेनेट एंजाइम चीज़ फॉर्मेशन करने के लिए। अब हम इस कर्ड को नाइफ से काट लेते हैं, यानी चाकू से इसको काट लेते हैं, इसको
हीट कर देते हैं और इसको गर्म करने के बाद में हमें चीज़ ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि चीज़ क्या होता है, चीज़ कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ये एडिशनल चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप फर्दर कन्फ्यूजन में ना पड़े कि चीज़ में क्या अंतर है, घी क्या होता है, बटर क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। अब हम देखते हैं कि कर्ड और ग्रीक योगर्ट क्या होता है। ग्रीक योगर्ट आपने नाम कई बार सुना होगा और कर्ड भी नाम आपने सुना होगा। कुछ लोग इन दोनों टर्म्स को एक साथ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन दोनों टर्म एक नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों में होता है, वो भी हम समझ लेते हैं। कर्ड जो होती है वो हमने अभी बनाई है, अभी दही हमने जमाई है थोड़ी देर पहले, दूध को गर्म करके उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल के। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल करके हम कर्ड घर पर जमाते हैं वो जो होती है कैल्शियम और फास्फोरस में रिच होती है, हमारी गट और बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको हम घर पर आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रीक योगर्ट होते हैं उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस के साथ में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया भी ऐड किया जाता है, और इन दो जो बैक्टीरिया की नंबर्स होते हैं या अमाउंट होते हैं बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में डाला जाता है, यानी हमें इसके एक स्पेसिफिक अमाउंट पता रहती है कि इतना मिल्क है तो इतना बैक्टीरिया हम डालेंगे इसके अंदर। और जब ये दो बैक्टीरिया हम इसके अंदर डाल देते हैं और जो कर्ड हमारी बनते हैं उसको हम ग्रीक योगर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसको हम कंट्रोल्ड नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसको फ्लेवर भी करते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स में ग्रीक योगर्ट को ऑब्टेन किया जाता है, ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है। तो ये अंतर है कर्ड और ग्रीक योगर्ट में। कर्ड और ग्रीक योगर्ट दोनों को बनाने में बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपने समझ लिया है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है बटर एंड लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में। बटर फॉर्मेशन, बटर यानी मक्खन आप जानते होंगे कैसे बनता है। पहला प्रोसेस है दूध को गर्म किया गया, दूध से जो मलाई या क्रीम होती है वो उतार ली जाती है, सारी की सारी क्रीम इकट्ठी की जाती है, कई दिनों तक दूध से मलाई उतारते रहते हैं, उसकी क्रीम को इकट्ठा करते रहते हैं। अब उसके अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। जो बैक्टीरिया यहाँ पर ऐड किया जाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड ल्यूकोनोस्टोक। ये दो बैक्टीरिया क्रीम की जो फॉर्मेशन है, जो हमारे पास क्रीम है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और इनको ऐड करके क्रीम में मिला करके क्रीम की चर्निंग कर दी जाती है। चर्निंग यानी कि या तो हम उस क्रीम को मथ देते हैं या मिक्सर में डाल करके उसको हाई स्पीड पर घुमा देते हैं। जैसे हम उसको मथते हैं हमारा जो बटर होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही इसके अंदर जो एक स्मेल आती है और एक अरोमा क्रिएट होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही होती है। स्ट्रेप्टोकोकस एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है डाइएसिटिल। ये डाइएसिटिल ही रेस्पॉन्सिबल है बटर के अंदर जो स्मेल आती है, जो खुशबू आपको फील आती है बटर की, इसके लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो बैक्टीरिया हैं जिनकी हेल्प से हम बटर फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हम करते हैं। मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है उसको हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये दो बैक्टीरिया आपने पढ़ लिया है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी भी बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में। तो अभी हमने ये भी समझ लिया कि जो बैक्टीरिया होता है वो दूध से बटर बनाने में और लैक्टिक एसिड को कमर्शियली प्रिपेयर करने में भी हमारी बहुत ही मदद करता है। इसके बाद में बारी आती है विनेगर की। विनेगर को आप जानते होंगे जिसको सिरका भी कहते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का नाम आपने सुना होगा। सिरका जो है वो एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, इसको गन्ने के जूस या बहुत सारे फ्रूट जूसेस से बनाया जाता है। एप्पल के जूस से जो बनता है इसको एप्पल साइडर विनेगर बोलते हैं। ये दो स्टेप्स में पूरा किया जाता है। सबसे पहले जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर आपने पढ़ा था कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ईस्ट, जो कि माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। अब ईस्ट इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसे जो अल्कोहल हमें मिला, इस अल्कोहल के अंदर हम कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं और ये बैक्टीरिया इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिटिक एसिड ही विनेगर होता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड की सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है। जो बैक्टीरिया यहाँ पर हमारी हेल्प करता है वो होता है एसिटोबैक्टर। इसकी दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, एसिडोबैक्टर ओरिएंसिस या एसिटोबैक्टर एसिटी। ये हमारी हेल्प करता है विनेगर फॉर्मेशन में। विनेगर का यूज करते हैं हम अचार वगैरह डालने में, अपने फूड को प्रिजर्व करने में। तो ये होगी विनेगर की फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने समझ लिया है कि विनेगर की फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित होता है। इसके अलावा एक प्रोसेस आता है रैटिंग प्रोसेस। इसमें भी बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पहले आप समझिए कि रैटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, फिर हम समझेंगे कि बैक्टीरिया का इसमें क्या रोल है। रैटिंग प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि जो फाइबर्स हम ऑब्टेन करते हैं वो कुछ प्लांट्स से हम ऑब्टेन करते हैं। जो प्लांट्स हैं जिनसे हम फाइबर यूज करते हैं, जैसे कि रस्सी वगैरह हम बनाते हैं,
इसका इस्तेमाल हम रस्सियों का बहुत सारे स्पोर्ट्स में, बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं। ये जो रस्सियाँ होती हैं ये हमें कुछ प्लांट से मिलती हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये जूट का प्लांट हो सकता है, हेम्प या फ्लेक्स का प्लांट हो सकता है। फ्लेक्स यानी कि सन, इसको पटसन भी बोला जाता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इन फाइबर्स को हम ऑब्टेन करते हैं इन प्लांट से, जिनका नाम है फ्लेक्स, हेम्प या जूट। इनसे जो फाइबर्स होते हैं हम ऑब्टेन कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। तो बास्ट फाइबर्स जो होते हैं ये एक स्टेम के साथ बार्क के रूप में अटैच्ड होते हैं। यानी जो स्टेम होता है इन प्लांट्स का, फ्लेक्स का, हेम्प का और जूट का, इनकी जो स्टेम होता है उसकी बार्क के चारों तरफ जो ये फाइबर्स है ये लिपटा रहता है। इस फाइबर को जो रिमूव करने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग प्रोसेस। जो रेटिंग प्रोसेस है इसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है। जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ बार्क होती है, यानी उसकी छाल होती है। वो जो छाल होती है वो बहुत सारी फाइबर्स की फॉर्म में होती है और वे जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही टाइटली चिपके रहते हैं स्टेम से। अब उनको स्टेम से हटाना, ये जो प्रोसेस है ये रेटिंग प्रोसेस है। इसको करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, जो स्टेम्स होते हैं उनको पानी में डिस्पर्स कर देते हैं, यानी पानी में डुबो देते हैं स्टेम्स को। यानी कि जो प्लांट है उसको वो काटते हैं, खेतों में से काट के उसकी गठरियाँ बना लेते हैं और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। वो पानी पौंड का भी हो सकता है, रिवर, कोई भी पानी वो हो सकता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये यहाँ पर छोटी छोटी गठरियाँ बना करके पानी में डुबो रहे हैं। अब पानी में डुबोने से ये होता है कि जो स्टेम होता है वो पूरी तरह से जब पानी में डूब जाता है तो जो बार्क होती है उसका रिमूव होना बहुत ही इजी हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें बैक्टीरिया भी हेल्प करता है। रेटिंग प्रोसेस में बैक्टीरिया करता ही है कि वो जो सेलुलर टिश्यूज होते हैं उनको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अब ये सॉफ्ट ऐसे करता है कि जो सेल वॉल होती है इन फाइबर्स की, जो एसोसिएट है स्टेम से, ये बनी होती है पैक्टिनेज, यानी इसके अंदर पैक्टिन्स एक सब्सटेंस होता है और उस पैक्टिन को कुछ बैक्टीरिया पैक्टिनेज एंजाइम सेक्रीट करते हैं और उस पैक्टिन को पैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जिससे कि सॉफ्टनिंग आ जाती है और रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो सॉफ्टनिंग लाते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सॉफ्ट कर देते हैं और सॉफ्ट होने के बाद में ही हमारे लिए आसान हो जाता है उस पार्टिकुलर पार्ट को रिमूव करना, यानी फाइबर्स को रिमूव करना स्टेम से। बैक्टीरिया जो रेटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं उनका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस एंड सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। यही दो बैक्टीरिया हैं जो पैक्टिनेज एंजाइम सेक्रीट करते हैं, पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है फाइबर और उसको हम स्टेम से बड़ी आसानी से रिमूव कर लेते हैं। ये प्रोसेस होता है रेटिंग प्रोसेस, जिसमें बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्योरिंग ऑफ टोबैको एंड टी लीव्स। टोबैको एंड टी लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं टोबैको की और टी की, तंबाकू की और चाय की जो पत्तियां होती हैं, सबसे पहले प्लांट्स उनको तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है। जो ड्राइंग का प्रोसेस होता है वहाँ पर उनको बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया जाता है। जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है उसका नाम होता है बैसिलस मेगाथीरियम। जब ये पत्तियां सूख रही होती हैं तब ये इनके अंदर ग्रो करता है। अब इनके अंदर ये ग्रो करता है तो इनकी जो टेक्सचर होती है वो टफ होना स्टार्ट होती है, सूखती हैं पत्तियां, धीरे धीरे हार्ड होना शुरू होती हैं। हार्ड होती है, इनकी बिटरनेस रिमूव हो जाती है और जो ये बैक्टीरिया होता है बैसिलस मेगाथीरियम, ये वहाँ पर फर्मेंटेशन करना स्टार्ट करता है और उसके फर्मेंटेशन की वजह से ही चाय की पत्तियाँ जो होती है और जो तंबाकू की लीव्स होती हैं उनके अंदर एक स्पेशल एरोमा और एक स्पेसिफिक टेस्ट आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन है इस बैक्टीरिया का, एक स्पेसिफिक टेस्ट और एरोमा लाना चाय की पत्ती में और टोबैको में। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इसका यूज किया जाता है कॉफ़ी और कोको को प्रिपेयर करने में। यहाँ पर इसका जो फर्मेंटेशन है उसके रिजल्ट में ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो एक स्पेसिफिक एरोमा क्रिएट करते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये एक फंक्शन हो गया बैक्टीरिया का जो हमने समझ लिया है। बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है बैक्टीरिया का वो होता है लेदर टैनिंग। टैनिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि टैनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन और हाइड्स को लेदर में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो आप जानते होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होते हैं उसी से चमड़ा बनाया जाता है। तो एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं उनकी स्किन को उतार लिया जाता है और उससे चमड़ा बनाया जाता है। तो चमड़ा बनाने का जो प्रोसेस है उसी को टैनिंग कहते हैं या लेदर टैनिंग कहते हैं। वो जो स्किन होती है उसको कई तरह के केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिससे जो स्किन होती है उसकी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी बदल जाती है और वो थोड़ी हार्ड हो जाती है और थोड़ा लंबा टाइम तक चलने के लिए
रेडी हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है टैनिंग का, इसमें कुछ बैक्टीरिया की मदद ली जाती है, उनका जो फर्मेंटिंग एक्शन है वो वहाँ पर काम करता है और बैक्टीरिया की हेल्प से जो प्रोटीन्स हैं स्किन के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है और जो स्किन होती है वो एक अच्छा लेदर की फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाती है। तो ये फंक्शन होगा बैक्टीरिया का लेदर टैनिंग में। इसके अलावा बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू मी इट इज डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसके ऊपर रहते हैं, अपने एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अपने खाने के लिए एब्जॉर्ब करते हैं और बचे हुए सब्सटेंस को वहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और उनमें से छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, इन सभी सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो एक तरह से एक नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, एक सफाई कर्मचारी की तरह से ये काम करते हैं और जितने भी सब्सटेंसेस नेचुरल प्रेजेंट हैं, डेड हैं, उनको ये रिसाइकिल करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इनकी रिसाइकलिंग से एक तो सोइल की फर्टाइलिटी बढ़ती है और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिस्पोजल हो जाता है, यानी कि उसको वहाँ से रिमूव किया जा सकता है बड़ी आसानी से इन बैक्टीरिया की हेल्प से। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैक्टीरिया का। इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है सीवेज डिस्पोजल में भी। सीवेज आप जानते होंगे कि जो घर से हमारा कूड़ा करकट जो निकलता है, वाटर के साथ निकलता है, वो सब सारा का सारा जो मटेरियल होता है घरों से जो रिलीज हो रहा होता है उसको सीवेज बोलते हैं। वो सारा का सारा जो पानी होता है गंदा नालियों से निकलने वाला, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया की मदद ली जाती है। कुछ बैक्टीरिया उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और वो बैक्टीरिया उस सीवेज को डिस्पोज करते हैं, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब वो कन्वर्ट उसको कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है हम उसको फिल्ट्रेशन कर देते हैं, यानी उसको अच्छे से छान देते हैं। छान करके उसमें से जो ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से डिसोल्व नहीं हो पाए उनको हटा देते हैं और एक तरह से एक बायो फर्टिलाइजर हमें ऑब्टेन हो जाता है। जो बैक्टीरिया इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो है ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोकोकस, प्रोटियस, सुडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। ये सारे के सारे बैक्टीरिया, क्योंकि सब बैक्टीरिया का काम यही है डेड मटेरियल को डिकम्पोज करना, तो इनका यूज कर लिया जाता है सीवेज को डिस्पोज करने में भी। इसके अलावा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, लेकिन उस फ्री नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जब तक कि उसको कुछ यूजेबल सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट ना किया जा सके, और वो कन्वर्जन का काम करता है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया आपने पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वहां पर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कलेक्ट करता है और उसको नाइट्रेट्स और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इसके पास एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ एंजाइम्स होता है जिसको कहते हैं नाइट्रोजनेज सिस्टम। इसकी हेल्प से सारा काम करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि उनको किसी दूसरे प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने की जरूरत नहीं है, वो एनवायरनमेंट में फ्रीली प्रेजेंट है और वहाँ पर भी नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहा है और सोइल में लगातार नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को ऐड कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेबिसेला एंड बेजरनेकिया। तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया सोइल फर्टाइलिटी को भी इम्प्रूव करता है। सोइल फर्टाइलिटी को कैसे इम्प्रूव करता है ये आप समझ ही गए हैं। बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है, पत्तियाँ होती हैं सूखी सूखी, सड़े गले प्लांट पार्ट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज कर देता है और उनको डिकम्पोज करने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ह्यूमस, यानी कि एक ब्लैक सा सब्सटेंस प्रिपेयर कर देता है बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा करके। उस ब्लैक से सब्सटेंस को ह्यूमस कहते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। एडिशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। बैक्टीरिया एड्स ह्यूमस टू द सोइल एंड इन दिस वे इट इम्प्रूव सोइल फर्टाइलिटी। क्योंकि ये जो ह्यूमस होता है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो सोइल को मिल जाते हैं, इससे सोइल की जो फर्टाइलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है वो होता है मिनरलाइजेशन।
मिनरलाइजेशन का मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अब उनकी डेथ हो गई है, उनके अंदर कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स लॉक्ड होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, वो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की उम्र है मान लिया 25 साल, तो 25 साल तक वो न्यूट्रिएंट्स एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लॉक्ड रहे। अब उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में उन मिनरल्स को उसकी बॉडी से रिलीज कौन करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उनको रिलीज कर देता है, एनवायरनमेंट में वापस रिटर्न कर देता है। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। इस मिनरलाइजेशन के प्रोसेस से जो सोइल होती है उसके अंदर मिनरल्स की अमाउंट बढ़ जाती है और उसकी जो फर्टाइलिटी है वो अपने आप इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा कंपोस्टिंग एक प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं बैक्टीरिया का। कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है? जो फार्म से बचा हुआ यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स की लीव्स, गोबर, ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको सारा इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से उसको खाद में बदल दिया जाता है। इस खाद को बोलते हैं कंपोस्ट मैन्योर। जो बैक्टीरिया यहाँ पर हेल्प करता है उसका नाम है बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड थर्मोमोनोस्पोरा। तो ये बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह से सोइल फर्टिलिटी फर्दर इंप्रूव होती है और एक खाद भी हम बना सकते हैं बैक्टीरिया को ऐड करके। इसके अलावा बैक्टीरिया सल्फेट्स भी ऐड करता है सोइल के अंदर। सल्फेट एक न्यूट्रिएंट है। कुछ बैक्टीरिया जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, आपने पढ़े हैं अभी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, वो सल्फेट ऐड कर देते हैं सोइल के अंदर, H2S को कन्वर्ट कर देते हैं और सल्फेट्स को ऐड कर देते हैं। ये सल्फेट ऐड हो जाने से भी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो फर्दर इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा मेडिसिनल भी यूजेज हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि वैक्सीन्स बनाने में। जितनी भी वैक्सीन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं तो वो बैक्टीरिया ही उसके अंदर यूज किया जाता है। तो बैक्टीरिया ने हमें इन्फेक्शन किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है तो भी हम उसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन का यही प्रोसीजर होता है। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जब हम किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर हम डेड या थोड़ा सा एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया या वायरस को ही डाल देते हैं। जैसे ही वो डेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जब वास्तव में फिर से ओरिजिनल बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ पाती है। तो ये बेसिक वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है। जितनी भी वैक्सीन है, अगर बैक्टीरिया की वैक्सीन है तो उसमें बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जितनी वैक्सीन हमारे पास है, टाइफाइड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कोलरा हो गया, इन सब की वैक्सीन बनाने में बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन भी हम बैक्टीरिया से यूज करके बनवा सकते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इसकी हेल्प से हम विटामिन B12 बनाते हैं और एसिटोबैक्टर की हेल्प से हम विटामिन C बनाते हैं। विटामिन C दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे यूजेज हैं बैक्टीरिया के। ये कुछ मेडिसिनल यूज हमने पढ़े, इससे पहले हमने बहुत सारे बैक्टीरिया के यूजेस पढ़ लिए हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट यूजफुल एक्टिविटीज बैक्टीरिया की। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में। अगर हम बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया की बहुत सारी हार्मफुल एक्टिविटीज होती हैं। बैक्टीरिया बदनाम है अपनी हार्मफुल एक्टिविटीज की वजह से ही। सबसे पहले ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, ये हमारे फूड को खराब कर देता है, हमारे फूड की जो कंपोजिशन है उसको बदल देता है। उसके अंदर ये अनप्लेजेंट टेस्ट और स्मेल और अपीयरेंस ऐड करता है। तो सबसे पहली खराब बात ये होगी बैक्टीरिया की, हमारा फूड ये वेस्ट कर देता है, खराब कर देता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पावरफुल टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं हमारे फूड के अंदर और उसको खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर देते हैं और हमारा पेट जो है खराब हो जाता है इस तरह से। इसके अलावा कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, वाइब्रो कोलरी, साल्मोनेला टाइफी, ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, कोलरा और टाइफाइड कर रहे हैं और वाटर को ये बेकार बना देते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर देते हैं। अगर इस पानी को हम पी लेते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर इस पानी के अंदर ये बैक्टीरिया हैं तो उस पानी को ये इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर बैक्टीरिया क्रिएट करता है। बीमारियों के नाम हो गए निमोनिया, टाइफाइड, डायसेंट्री, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, दुनिया भर की बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया में करता है, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां करते हैं। ये हो गए बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपके सामने कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी लिखी हुई हैं, जैसे कि बोट्यूलिज्म है, इसको करता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बिबोनिक प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है पास्टुरेला पेस्टिस। टेटनस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कोलरा के लिए वाइब्रो कोलरी। डिप्थीरिया के लिए कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। निमोनिया के लिए डिप्लोकोकस निमोनी
और टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी। इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो बैक्टीरिया में करता है, हमारी बॉडी को प्रभावित करता है, हमारे फूड को भी इफेक्ट करता है, और बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बैक्टीरिया अलग अलग तरह से उनको इफेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। आज के वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारा बैक्टीरिया वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल रहा होगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर से आपने सीखी होंगी। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।